जो ओबीसी लोग हैं कि आप अगर हिंदू राष्ट्र के भ्रम में हैं तो उसका रिजल्ट देख लीजिए। आप अभी तक जब तक कांवड़ ढो रहे थे, जब तक रामनवमी के जुलूस में तलवार लहरा रहे थे, जब तक मुसलमानों से लड़ रहे थे, तब तक आप अच्छे थे। ये तो बहुजनों की कब्र पर बना हुआ भारत है, आज की परंपरा नहीं है। संभुक जब तप कर रहा था, अध्यात्म की खोज कर रहा था, उसका गला काटा इनके तथा कथित मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। क्योंकि आपके विश्वविद्यालयों में कितने भाई साहब, एक दलित है, एक आदिवासी है, 5 ओबीसी है। देखिए आप 2012 का ये कानून है, उसमें बस एक एडिशन था और इसमें हर वर्ग के छात्रों को न्याय था। एडिशन ये था कि जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं, जिनकी आबादी देश में 60% है, उनको जाति के आधार पे उत्पीड़न के मामले में शामिल कर लिया गया है। तो इसका विरोध सवर्ण जाति के लोग क्यों कर रहे हैं, ये बेसिक सवाल है। इस बिल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस बात को समझिए कि ये जो बिल है, इसमें चाहे वो सवर्ण छात्र हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे महिलाएं हो, किसी भी धर्म संप्रदाय जाति की, वो भी शामिल हैं, ईडब्ल्यूएस के छात्र शामिल हैं। तो बचता क्या है इस देश में? रहस्य है कि जो सवर्ण आबादी है वो 15% है या 10% है। आप अगर देखें इस देश में तो 10% आबादी को करीब 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है। ऐसी सिक्योरिटी तो पूरी दुनिया में किसी। ओबीसी का जिक्र किया, तो ओबीसी से इतनी दिक्कत क्यों है प्रकाश? यही वो सवाल है जो ओबीसी हिंदुओं को, जो हिंदू बन रहे थे, बहुजन हिंदुओं का सवर्ण हिंदुओं ने विरोध किया है और ये जो तथाकथित विद इन कोर्ट्स हिंदू एकता थी, वो चारों खाने चित हो गई है। अब ये तो सोचना है जो ओबीसी के हिंदू हैं, जो हिंदू बन के घूम रहे थे कांवड़ यात्रा में, धर्म के तमाम मतलब अखाड़ों में, रामनवमी में जो जुलूस निकालते थे, अब उनको सोचना है कि जब उनके रोजगार का मसला आता है, अधिकार का मसला आता है, सम्मान का मसला आता है, जब उनको विश्वविद्यालयों के स्पेस में जगह मिलने की बात आती है, तो उनको क्यों विरोध किया जाता है और उनका दुश्मन कौन है, उनका विरोध करने वाला? क्या सर वाकई में इन नियमों से क्या विश्वविद्यालयों में, कैंपसों में क्या जातिवाद भेदभाव बढ़ेगा? इससे जातिवाद बढ़ना नहीं था, कम होना था। बेसिकली प्रकाश का कहना तो यही है सर। देखिए बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अपर कास्ट ये कह रहा था कि कहीं इसका दुरुपयोग ना हो जाए। बेसिकली उनके मन में ये डर था कि गलती से इस कानून का सदुपयोग ना हो जाए, ओबीसी वंचित जो हैं वो इम्पावर्ड ना हो जाए। तो ये इम्पावर्ड नहीं होने देना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदू कहेंगे, एकता की बात करेंगे, जब मुसलमानों को आपको टॉर्चर करना होगा, उनको टारगेट करना होगा, तो जब आपकी बात आएगी तो आप इस समाज में वही पंचम वर्ग के हैं, बाहर हैं, आप यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अभी प्रोफेसर आर मोहन गोपाल का, जो केरला के एक प्रोफेसर हैं, उनका एक वीडियो वायरल है 2 मिनट का, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो इस देश में जो कोर्ट रिप्रेजेंट करती है वो पीपुल्स कोर्ट है, लेकिन वो कुछ लोगों की कोर्ट है, कुछ लोगों की कोर्ट है, ओलिगार्की के लोगों की कोर्ट है। ओलिगार्की का मतलब कुलीन तंत्र का। और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसे बाबा साहब ने दिया था, वो उस ओलिगार्की के खिलाफ पहला रिवोल्ट था, विद्रोह था। चित्रा त्रिपाठी तमाम जो ब्राह्मण पत्रकार हैं, उनको रात को नींद नहीं आई है, कह रहे हैं वो कैंपस में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ कोई भेदभाव थोड़ा ही होता है। उनको तो सदियों से नींद नहीं आई है, उनको नींद आती भी नहीं है। होता यह है कि जब आप कॉन्स्पिरेसी करते हो, जब एक दलित भाई को, आज बहुत वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, एक जौनपुर का, कि एक दलित समाज का प्रधानाध्यापक सर्वे के लिए जाता है एक पुरोहित वर्ग के व्यक्ति के घर पे, उसके घर का आदमी पानी एक गिलास ऑफर कर देता है, वो पी लेता है। पीने के बाद वो जो मालिक है घर के, उनको मालूम चलता है कि अरे ये तो तथाकथित हायरार्की में छोटी जाति के हैं, वो उनको गाली देके उस घर से भगाते हैं। वो वीडियो वायरल है। ये भारत 21वीं सदी का है। अच्छा, भारत को लोग कहते थे कि इसका बड़ा गौरवशाली इतिहास है, ये तो बहुजनों की कब्र पर बना हुआ भारत है, आज की परंपरा नहीं है। संभुक जब तप कर रहा था, अध्यात्म की खोज कर रहा था, उसका गला काटा इनके तथा कथित मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। आप खुद प्रोफेसर, आपने फेस किया है कुछ ऐसा? सब फेस करते हैं। जब मुलायम सिंह पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, मैं छोटा बच्चा था, मैं मुलायम सिंह को जानता भी नहीं था। हम लोग जीके की किताब में याद करते थे कि नारायण दत्त तिवारी यूपी के चीफ मिनिस्टर है। जब मुलायम सिंह सीएम बने, कांसीराम जी के साथ गठबंधन में, उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। उससे पहले वो जनता दल से सीएम बने, शायद 23-24 दिसंबर था, 1990 था या 89 था। आपको, मुझे पहली बार आश्चर्य हुआ जब मैं बच्चा था, मैं जानता भी नहीं था मुलायम सिंह कौन है। सीएम बनने के बाद, चूंकि मैं यादव था, लोगों ने कहा कि अरे मुलायम, मैं दंग रह गया। मैंने कहा मैं मुलायम नहीं हूं भाई, मैं संदीप हूं। तो ये जाति का असर है कि ये छोटी जाति की जो हायरार्की में लोग हैं, उनको ये पचा नहीं सकते हैं। हर कोई यहाँ जाति का दंश झेलता है। जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं वो ज्यादा झेलते हैं, दलित समाज के लोग उससे भी ज्यादा झेलते हैं, क्योंकि वो मेन लैंड में रहते हैं और उनसे छुआछूत का मसला है।
आदिवासी तो फिर भी जंगल में रहते हैं। जो पिछड़े हैं उनका डिस्क्रिमिनेशन दूसरा है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन प्रोफेसर रतन लाल कहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मेरे को आके देख ले, मेरा पिछले 10 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा जाति के नाम पर शोषण हो रहा है। कौन कहता है कि शोषण नहीं होता? मैं तो कह ही रहा हूँ कि शोषण केवल और केवल शोषण होता है। ओबीसी तो एक ऐसा समाज है, ओबीसी की दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा सीटें जो नौकरियों की है वो एनएफएस कर दी गई हैं। ओबीसी तो इतना सेंसिटाइज्ड है, हिंदू बन के घूम रहा था। जब आप कांवड़ उठाओगे तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। आपको अधिकार मिलेगा जब आप रैदास को पढ़ोगे, चमारते हो जाति से, कबीर को पढ़ोगे। रैदास ने कहा कि जाति जाति में जात है, जो केलन के बाद रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जात। उन्होंने 2 लाइन में थीसिस लिखी थी, किसी और ने नहीं लिखी थी। तो ये जो है ये उत्पीड़न लंबे समय से रहा है। और ये पर सर जो लोग कहते थे कि जो मोदी का विरोध करेगा वो देश का विरोध करेगा, आज वही लोग आगे देखिए मोदी जी के विरोध में। देखिए, जब इनका इंटरेस्ट टकराता है तो ये कुछ भी करेंगे। मोदी जी को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, गालियां दी जाएंगी, दी जा रही है सर, दी जाएंगी। और भी कारण ये है कि जब तक उनके रथ में वो घोड़े हैं तब तक वो ठीक है। जिस दिन वो उनके बिना काम के हो गए वो गाली ही दिखाएंगे। वैसे वो भी हायरार्की में नीचे ही है, कहते भी हैं अपने को। लेकिन मामला ये है कि इस देश में जातिवाद ही एक सच्चाई है। हम कहते हैं ना कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट से ज्यादा भारत एक यूनियन ऑफ कास्ट है। जाति एक सच्चाई है। बाबा साहब का जो भीमराव अंबेडकर का संविधान था वही पिछड़ों को गौरव दिला सकता है। अगर वो संविधान नहीं होता तो हम आज पशुओं में हमारी गिनती होती। आज पशुओं में गिनती, वैसे भी हमको गिन नहीं रहा है। और सर दलित पिछड़े जो नेता हैं इनका रवैया भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। देखिए आपने कैसे पलट गए एक दिन में सर सारे। देखिए, उन नेताओं से नेता राजनीति करते हैं। हमेशा परिवर्तन जो है वो सांस्कृतिक सामाजिक स्तर पर हुआ है। जो परिवर्तन हुआ वो सांस्कृतिक आंदोलनों से हुआ। कबीर के जो भी परिवर्तन हुआ है उसके लिए मैं ऋणी हूँ। कबीर का उसके लिए मैं ऋणी हूँ। बाबा साहब का, महात्मा फुले का, ये कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, उसके लिए मैं ऋणी हूँ। तथागत बुद्ध का, उसके लिए मैं ऋणी हूँ। बसवन्ना का, तो हम सभी ऋणी हैं। तो ये देखिए, सांस्कृतिक सामाजिक मसला है। हम सभी को अपने दिन बदलने हैं। ये भारत हमारा है। 90% बहुजन समाज के लोग। प्रोफेसर साहब आपको क्या कहते हैं, गाइडलाइन सही थी, इसमें कुछ खामियां भी थी? इसमें देखिए, इस गाइडलाइंस में कोई खामी नहीं थी, बस एक एडिशन था। वो एडिशन था कि ओबीसी के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं होगा, उसका इंक्लूजन था। सवर्ण बिरादरी ने इसको बहुत ही गलत ढंग से रिप्रेजेंट करना शुरू किया। जबकि सवर्ण बच्चे को, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर कोई सवर्ण बच्चा पढ़ता है और उसके साथ भेदभाव होता है तो वो इस कमेटी के द्वारा न्याय मांग सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई महिलाओं के अगर मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमीशन माने कमेटी बनती है विश्वविद्यालय के स्तर पे, तो हमको भी शामिल करो। ये कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन जाति के आधार पर है, तो फिर अगर उनको रेमेडी मिल रही है जाति के आधार पर तो उसमें गलत क्या है? अब हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा सर? हिंदू राष्ट्र नहीं, बहुजन राष्ट्र बनाने की जरूरत है। नहीं, ये जो हिंदुओं को एक कर रहे थे अब तो अलग अलग हो गए ना सब। नहीं, ये अलग हो गए। SC ST OBC वाले एक साथ हो गए। देखिए ये कभी ओबीसी का विरोध दलित समाज ने नहीं किया। वो गले लगाने के लिए हमेशा तैयार है। आदिवासी दलित समाज हमेशा सम्मान देता रहा है। ये जो साधु संत हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, RSS जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, अब क्या होगा सर इसका? हिंदू राष्ट्र तो देखिए एक बोगस कंसेप्ट है। हिंदुत्व एक बोगस दर्शन है, हिंदू राष्ट्र एक बोगस कंसेप्ट है। भारत तभी महान बनेगा जब हर आदमी को न्याय सुनिश्चित होगा, हर आदमी को सम्मान सुनिश्चित होगा, डिग्निटी ऑफ लेबर सुनिश्चित होगी। अभी देखिए एक जजमेंट आया है, कहा कि ट्रेड यूनियन जिम्मेदार है भारत में कॉमर्स की दुर्दशा के लिए, इंडस्ट्री की दुर्दशा के लिए। अजीबो गरीब चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए ही नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जो ओबीसी लोग हैं कि आप अगर हिंदू राष्ट्र के भ्रम में हैं तो उसका रिजल्ट देख लीजिए। आप अभी तक जब तक कांवड़ ढो रहे थे, जब तक रामनवमी के जुलूस में तलवार लहरा रहे थे, जब तक मुसलमानों से लड़ रहे थे, तब तक आप अच्छे थे। मुसलमान आपके दुश्मन नहीं है। मुसलमान आपकी सीटें एनएफएस नहीं करते हैं। मुसलमान आपको यूजीसी द्वारा गठित कमेटी में होने से, आपके बच्चों का नाम होने से, या उनकी जो रेमेडी मिल रही है, जो मैंने एक तरह से उनको जो सुरक्षा मिल रही है, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मुसलमान इस देश के दुश्मन नहीं है। आप इस बात को समझिए। इस एक्ट के तहत जो गाइडलाइंस आई है, जनरल वालों को फंसाया जाएगा जानबूझकर, उनका शोषण किया जाएगा कैंपसों में, झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। नहीं, आप झूठे मुकदमे की जो बात कर रहे हैं वो ये पूरी तरह से गलत है। इसलिए गलत है कि झूठे मुकदमे क्या अभी तक नहीं हो रहे हैं? अभी तक क्या रोहित वेमुला को न्याय मिला? पायल तड़वी को न्याय मिला? उनको कौन फंसा रहा था? अच्छा, जब आप ये कहते हो तो आप आंकड़ों से बात करो ना।
उल्टे आप दूसरों की सीटें हड़प रहे हो। एनएफएस करके 3 बार एनएफएस करके आप ओबीसी की सीटों को ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट करके अपॉइंट कर लेते हो। आप करो डीयू में जो ओपन कैटेगरी है, जो सबकी कैटेगरी होती है, उसमें दलित भी अपॉइंट होना चाहिए। उन 50% सीटों में आप आंकड़ा निकालिए। और अभी तो ओबीसी का रिजर्वेशन 2009 में लगा है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, उससे पहले 1947 से लेकर 2009 तक आप देखिए कि जो 75% रिजर्वेशन था, SC ST का 25% था, 15 7 22 ही था। जो 80% अपॉइंटमेंट हो रहे थे वो किसके हो रहे थे? 80% जो अपॉइंटमेंट हो रहे थे वो किसके हो रहे थे? सर एक बात समझ में नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट सरकार से बार बार कहता रहा कि इस पर कोई सख्त कानून बनाइए। जो रोहित वेमुला वाला पायल वाला केस चल रहा था, अगर सरकार ने गाइडलाइंस बना दी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी इस पर। यही दोहरा चरित्र क्या है सर? ये दोहरा चरित्र नहीं है, ये बहुत ही मायावी चरित्र है। क्योंकि आप देखिए 118% वैसे इस सरकार में आंकड़ों का अपने आप में आंकड़ों की दुर्दशा है। आंकड़े सरकार खुद कह रही है कि 118% वृद्धि हुई है सर। 118%, 100 नहीं, 118%। और ये तो सरकार के आंकड़े हैं। सरकार के आंकड़ों को अगर आप ठीक से जांच दें तो वो कितने % आप जानते हैं? इतना डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि आपके विश्वविद्यालयों में कितने भाई साहब? एक दलित है, एक आदिवासी है, 5 ओबीसी है। ओबीसी में भी ऐसे ओबीसी हैं जो नियरली अपर कास्ट के करीब आते हैं, जो बहुत बाद में ओबीसी बने हैं। दुलीपुली पंडित जो हैं जेएनयू की वाइस चांसलर, वो कितना ओबीसी अधिकारों के लिए लड़ती हैं, कितना सवाल उठाती हैं। ये वो सवाल है। और अब सबड़ कह रहे हैं हमने हरा दिया सरकार को, देखिए हमारी ताकत देखिए। चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं कि पंडित ठाकुर ब्राह्मण जीते और बांटने वाले हारे। तो भाई हम देश को जोड़ने वाले हैं, देश हमारा है, हम कभी हार नहीं सकते। संघर्ष ही हमारा हमेशा पूंजी रही है। ठाकुर पंडित एक हो गए सर हैं? जी, ये दलित पिछड़े अलग हो गए, अभी ये एक साथ नहीं आते सर। ये चित्रा त्रिपाठी तो यही कहना चाहती हैं, जबकि हम तो ऐसा कभी नहीं सोचते। तो आप आगे क्या करने वाले हो सर आप लोग? आगे देखिए, ऐसा है कि शांतिपूर्वक ये जो आंदोलन है वो चलते रहेंगे। और ये जो बहुजन समाज है अब विश्वविद्यालयों में पहुंच चुका है, लगातार सवाल उठाता रहेगा, पूछता रहेगा कि ओबीसी के होने से उस कमेटी में क्या दिक्कत हो रही थी सवर्ण समाज को। सवर्ण समाज को जवाब देना होगा, किसी भी चीज को अपने जुगाड़ से। को भी सोचना होगा ना सर? बिल्कुल सोचना होगा, बिल्कुल सोचना होगा। ओबीसी को सोचना होगा कि बहुजन हिंदू बनना है या हिंदू बनना है। उनको उनकी क्या प्रायोरिटी उनको तय करना होगा।